Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of third chapter, current electricity. Today we will continue the last topic, that is cell, but in different format. Today we are going to discuss about combination of cells. So पहले मैं डिस्कस करूंगा combination of cells in series. तो अगर आप सेल्स को सीरीज में कंसीडर करते हो या पैरेलल में कंसीडर करते हो तो उसका एक क्राइटेरिया होता है. क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करूं, सो लाइक इफ यू आर सेइंग कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, अगर ये सेल 1 है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, देन दीज टू सेल्स आर सपोज्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है. Means the positive terminal of one cell will be connected to negative of other, or negative of first cell will be connected to the positive of other. तो then it is supposed to be series combination. मतलब opposite terminals अगर contact में है तो connected है तो वो series combination होगा. ठीक है. So अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये concepts को हम consider कर रहे हैं. तो जैसे कि यहाँ पे point A ले लिया हमने, यहाँ पे point B ले लिया है, तो AB के बीच हमने एक सेल कनेक्ट किया, that is E1 EMF का, और फिर point B और C के बीच हमने एक सेल कनेक्ट किया है, that is what EMF E2 का. एंड वी इमेजिन, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते. तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इमेजिन कर लो, यहाँ पे साइड में आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लो. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1 और इसको भी साइड में ड्रॉ कर लो. यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ये R2. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज हर सेल के लिए. तो हर सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो करंट कैसे फ्लो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस वाला, अगर आपको याद होगा तो रेजिस्टेंस कनेक्शन, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तभी करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो सेम करंट फ्लोज. तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा तो ये इधर होगा. जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट इसको अप्रोच करेगा, तो आई करंट विल अप्रोच. एज इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इससे आई करंट निकला है तो उतना ही करंट क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा. सो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट, सेम. अब मैं ये पॉइंट पे आ जाऊं, जैसा हमने ना लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो मैं पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं एक बार फिर से. सो अगर आप यहां पे लेते हो कि करंट मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, तो सेल से करंट जिस पॉइंट पे जाता है वहां का पोटेंशियल हाई होगा, और जिस पॉइंट से करंट सेल की तरफ जाएगा वो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा. यहां से करंट होगा ना सेल की तरफ जाएगा तो इसका पोटेंशियल लो होगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो. ठीक है. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे इसका टर्मिनल वोल्टेज लेना पड़ेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अगर V लेता हूं तो टर्मिनल वोल्टेज यहां पे क्या होगा, VAB होगा इक्वल टू VA माइनस VB होगा, विच इज इक्वल टू EMF ये होगा, और जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा माइनस I इंटू स्मॉल r. ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले के टाइम पे ये सारी चीजें डिस्कस की होगी या देखा होगा आपने, बट फिर भी एक बार मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं बिकॉज हमको जरूरत पड़ सकता है. तो हम क्या करेंगे, जो हायर पोटेंशियल यहां से स्टार्ट करो, तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन वाला कॉन्सेप्ट लेना है. तो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस होता है. अच्छा, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको देखना है कि जैसे मैंने यहां पे बताया पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन लेना. जब भी किरचॉफ्स लॉ लेते हैं ना तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, काफी लोग भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, बट कभी कभी ना कुछ लोग रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हैं. तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ में ना बहुत तरीके से आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो, तो उसके हिसाब से लोग अपना कन्वेंशन सेट करते हैं. बट हम जब भी कन्वेंशन लेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, इट्स अ राइट कॉन्सेप्ट. वो जो कॉन्सेप्ट दूसरे टीचर्स यूज करेंगे वो भी राइट होगा, बट क्या होता है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू होता है. ठीक है. वो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आपको नेगेटिव लेना है, किसके लिए, ईएमएफ के लिए और आईआर के लिए. तो पोटेंशियल ड्रॉप कभी होगा जब आप ना हायर पोटेंशियल से कहां जाओगे, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे. ठीक है. फिर अब क्या होता है, दूसरे में होता है पोटेंशियल गेन होता है. पोटेंशियल गेन कब होता है, पोटेंशियल गेन होगा तो क्या होगा, आपको लेना है पॉजिटिव लेना है. तो पोटेंशियल गेन कब होगा, जब आप लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाते हो, व्हेन यू गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन बना के इस कंडीशन में. तो पहले हमारा स्टार्ट किया हमने VA पोटेंशियल ए पॉइंट से, तो पोटेंशियल ए पे VA हो गया. जो बड़ा टर्मिनल है यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, जो माइनस है वो लो होगा. आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के पहले और बाद में लेना है. तो इसके लिए भी मैंने बताया था, तो जहां पे करंट पहले होता है, जहां से करंट होता है और जहां जाएगा, जहां करंट होगा वो हाई होगा, जहां पे करंट जाएगा वो क्या होगा, लो होगा.
ठीक है, पहले करंट जहां होगा वो हाई होगा, जहां पे बाद में करंट जाएगा वो लो होगा। तो ये रेजिस्टेंस के लिए ऐसा। और ईएमएफ में क्या होता है, सेल के लिए जो बड़ा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल विल बी हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल विल बी लो पोटेंशियल। ठीक है, तो वैसा हो गया। तो अब क्या होता है कि हम सेल से पास हो रहे हैं, तो जब सेल से पास हो रहा है कहां जा रहे हो, हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। तो हाई से लो पोटेंशियल मतलब क्या होगा, नेगेटिव। तो ईएमएफ के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन। अब हम आईआर लेते हैं। अब आईआर के लिए देखो कहां से जा रहे हो, लो पोटेंशियल से कहां जा रहे हो, हाई पोटेंशियल पे। तो लो से अगर हाई लाते तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस। और फाइनली आप कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये क्या होगा, वी बी हो जाएगा। तो मतलब क्या करना है, वी ए माइनस वी बी अगर आप लेते हो तो ये ई इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस आई आर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम हर बार लगाएंगे अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ता है तो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करें, हम डायरेक्टली अभी लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में जो हमको समझ में आया है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है हर सेल के लिए, मतलब पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, सेकंड सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, फिर ना इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा उसका क्या होगा, तो हम देखेंगे। तो पहला ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि ए और बी के बीच में अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो पहला जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, वी ए बी, है ना, वी ए बी। तो ए और बी में से इसका पोटेंशियल हाई होगा, तो करंट ए की तरफ, सेल से करंट ए पे जा रहा है और बी से करंट सेल की तरफ जा रहा है, तो बी का पोटेंशियल लो होगा और ए का पोटेंशियल हाई होगा जब आप कंपेयर करोगे। तो ये वी ए बी होगा, विच कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो जैसा मैंने बताया अगर वो होगा तो फाइनल वाला, तो इस ब्रांच में ईएमएफ की वैल्यू क्या है, E1 है। ठीक है, फिर माइनस होगा, फिर क्या होगा, I इंटू R1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकंड सेल के लिए ले रहे हो, सेकंड सेल के लिए क्या हो गया, सेकंड सेल के लिए बी, ये सेल से करंट बी पे पहुंच रहा है तो हाई पोटेंशियल होगा, और ये पॉइंट से करंट सेल की तरफ पहुंच रहा है तो वो लो पोटेंशियल होगा। यहां पे क्या होगा, VBC, तो VBC में पोटेंशियल बी का हाई है इन कंपेयर टू सी, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू क्या, ईएमएफ का वैल्यू है E2 है, करंट का वैल्यू क्या होगा, I होगा, और इंटर रेजिस्टेंस क्या है, R2 होगा। ठीक है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट को यूज करके डायरेक्टली मैं यहां पे अटैक कर जाता हूं, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि ये क्या कह रहे हैं ना, इस पूरे सर्किट को आप रिप्लेस करो इक्विवेलेंट सर्किट से। इक्विवेलेंट सर्किट इन द सेंस ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो मेनी सेल्स आप यूज करो एक ही सेल। तो आपको किसको रिप्लेस करोगे, आप E1 और E2 को रिप्लेस करोगे। तो E1 E2 को रिप्लेस करोगे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रिप्लेस होगा, बट जो दो पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। कौन सा पॉइंट, ए और जो सी पॉइंट है ना, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ए और सी पॉइंट फिक्स रहेगा, तो क्या होगा, यहां पे आपने क्या किया, एक पावर सप्लाई लिया या सेल लिया आपने और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका जो ईएमएफ होगा उसको लेंगे हम लोग ई इक्विवेलेंट लेंगे, और यहां पे क्या होगा, ये होगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो इस कॉन्सेप्ट के लिए, इसके लिए, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, इस पर ये हम इक्विवेलेंट बाद में यूज करेंगे, पहले इस पार्ट को अगर मैं ना समझो डायरेक्टली वी ए और सी के बीच में लेना होगा, तो ए एंड सी का अगर मैं कंपेयर करूं तो ए का पोटेंशियल हायर होगा इन कंपेयर टू सी, तो ये क्या लिखोगे आप, सिंस फ्रॉम डायग्राम से क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन ए टू सी। तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल लगेगा ना, वो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल लगा, बी और सी के बीच में जो पोटेंशियल लगा, उनका सम होगा। तो मतलब वी ए सी पोटेंशियल क्या होगा, वी ए बी पे जो पोटेंशियल लगा है प्लस वी बी सी पे जो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है ना, जो पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ए बी के लिए, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वी सी के लिए, बी सी के लिए, वो उनको अगर ऐड करोगे तो ए सी के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको आप रिलेट कर लो, तो क्या करोगे आप, रिलेट करते हो कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा यहाँ पे VAC इज इक्वल टू, हमको क्या मिला, VAB का वैल्यू लिखेंगे, VAB का वैल्यू E1 है माइनस IR1 है, प्लस VBC का वैल्यू क्या है, E2 है, देन माइनस IR2 है। अब क्या किया हमने, VAC ले लिया यहाँ पे वापस, तो ये क्या हो गया, E1 जो है EMF को एक साथ में ले लिया मैंने एक ब्रैकेट में, प्लस अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे, तो इनमें क्या हो गया, माइनस और I कॉमन हो जाएगा, माइनस भी कॉमन होगा और I भी कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, सो ये ए और सी के बीच में जो है टर्मिनल वोल्टेज है वो हमको मिल गया, टर्मिनल वोल्टेज और जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट वी गॉट। अब होता क्या है कि जब मैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए या इक्विवेलेंट सेल के लिए अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये भी ए और सी के बीच में ना हमने ए और सी पॉइंट को सेम रखा हुआ है इन सच अ वे कि हमने E1 E2 को रिप्लेस किया
इन सच वे विद ई इक्विवेलेंट की जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट का वैल्यू शुड नॉट चेंज। तो रूल वही होगा जो VAC का वैल्यू है, तो VAC का वैल्यू VA माइनस VC, उसकी जरूरत नहीं है अभी, जैसा यहाँ होगा ना VAB इज इक्वल टू फिर आपको ये वैल्यू, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आप ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आपने लिया ई इक्विवेलेंट, करंट I होगा, फिर ये क्या होगा R इक्विवेलेंट, बराबर। इसको आप क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 5 ले लो। अब आप कंपेयर करो किसको, 4th एंड 5th को। सो फ्रॉम 4th एंड 5th व्हाट डू वी गेट फ्रॉम 4th एंड 5th? तो देखो जहां पे VAC है वहां पे VAC दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, ये यहाँ पे जहां पे E इक्विवेलेंट है वहां पे क्या है, वहां पे E1 प्लस E2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज के लिए क्या होगा E1 प्लस E2, मतलब जो सेल होगा उसको आप उसके ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड कर दो। लाइक ना अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो 1 प्लस 3 वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब R इक्विवेलेंट को भी देख लो, तो जहां पे I है वहां पे I है, इस केस में भी I की जगह पे I है, ठीक है, लेकिन R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या है, यहाँ पे R1 प्लस R2 है, आप लिखोगे R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R1 प्लस R2, तो ये मिला आपको वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर देता हूं, मतलब ये तो समझने के हिसाब से। तो मान लो कि अगर आपके पास ना बहुत सारे सेल्स हैं, इफ यू हैविंग n नंबर ऑफ सेल्स, मैं इसी क्वेश्चन में यही इसी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो ये मैंने ये जो पॉइंट C था, ये पॉइंट को C को रहने दिया, आगे एक और सेल ले लिया हमने E3 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R3 हो गया, बराबर, और ये पॉइंट हो गया D। अब क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ईएमएफ, तो अगर मान लो इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है तो बहुत सिंपल सा है, E1 होगा प्लस E2 होगा प्लस E3 होगा। अगर मान लो ये n तक होता, अगर इसके आगे ये n तक चला जाता तो वहां तक वैसे ही ले लेते हम लोग, यहाँ पे ले लेते EN, बराबर। अब अगर मान लो ये R इक्विवेलेंट इन्होंने पूछा होता, R इक्विवेलेंट के लिए, तो ये क्या होता, R1 होता प्लस R2 होता प्लस R3 होता, ये कहां आ जाता, समझो n तक होता तो n ले लेते Rn, और 3 सेल्स का होता तो फिर यहां तक ही लेते हैं, गॉट इट। सो अगर आपको वैल्यूज लेना तो वैल्यूज के हिसाब से भी देख लो, लाइक वैल्यूज में अगर मैंने ले लिया, ये कितना है 1 वोल्ट है, ये वैल्यू 2 वोल्ट है, और ये कितना है 3 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये भी कितना है 1 ओम है, बट ये वाला जो लास्ट वाला क्या है, ये 2 ओम है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर मान लो 3 सेल्स का होता तो मतलब ये वाला पार्ट तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं है ना, 3 सेल्स तक ही होता तो ये 1 वोल्ट को हम ऐड करते हैं, 2 वोल्ट को ऐड करते हैं, फिर 3 वोल्ट को ऐड करते हैं, कितना 3 2 5 1 6, तो 6 वोल्ट हो जाता ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता, 1 ओम प्लस 2 ओम, तो क्या होता 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाता 4 ओम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू 6 वोल्ट होता और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती 4 ओम होती, समझ में आ रहा है। तो ये जो डायग्राम होता है ये मॉडिफाई होकर कैसा मिलता फिर आपको, फिर आप डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट मान लो ये है, जो लास्ट पॉइंट क्या है D है, तो यहाँ पे क्या होगा एक सेल हो गया और फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो सेल के ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 6 वोल्ट, और जो नया रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो गया 4 ओम। और उसके बाद जो आगे कॉम्बिनेशन होगा उसके हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा अगर मॉडिफाई कर दूं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि मान लो ये 3 सेल वाला ही ले लेता है ना D तक ही, अब मान लो ये ना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में भी कनेक्ट हो गया, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, ये मान लो 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम ले लिया, 2 ओम ले लेते, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अगर ऐसा होता तो हम ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करके हमने कैसे ऑब्टेन किया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऑब्टेन किया ऐसे, और उसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा ये 5 ओम, करेक्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सॉरी 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आपको R इक्विवेलेंट मिला है इंटरनल का, और ये A इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपिटल R के साथ में क्या है, सीरीज में है, तो जो टोटल R होगा तो क्या लोगे आप, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली है प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 ओम इंटरनल वाला होगा, 2 एक्सटर्नल वाला, टोटल कितना होगा, ये 6 ओम हो गया, ठीक है। और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ को मैंने लिया टोटल ईएमएफ, आप ऐसे इमेजिन कर लो, टोटल ईएमएफ ले लो, टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, कैंसिलेशन के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। अगर मान लो करंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है तो
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में। तो पहले तो मैं जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, जो कंडीशन मिलेगा उसके बाद फिर मैं एक्सटर्नल के साथ उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है कि मान लो ये सेम क्वेश्चन होता बट डायग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट होता। डायग्राम में ट्विस्ट क्या होता, ये जो सीरीज वगैरह है वैसे ही सीरीज में कनेक्टेड है। जैसा मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो सेल होता ना E2 का वैल्यू ये उल्टा होता था, E2 का वैल्यू ऐसे होता, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को कनेक्ट हो जाता, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को कनेक्ट होता। तो क्या करते, तो मतलब कि ना यहां से करंट इस साइड में जा रहा है, करंट तो वैसे ही होगा ना, हो सकता है इसका जो ना ईएमएफ की वैल्यू ना ये ओवरऑल के कंपेयर में क्या हो गया कि उसको नेगलेक्ट करके करंट फ्लो हो रहा है उस तरीके से, मतलब कैंसिलेशन करके, मतलब माइनस वगैरह करके जो भी होगा रिजल्टेंट ईएमएफ ने इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, तो इस वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अब यहां फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूले में फर्क ये पड़ेगा कि जहां पे पोलैरिटी चेंज हो गया, आपको क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, जहां पे पॉजिटिव, जहां से करंट फ्लो हो रहा है वो सेल से, ये पॉजिटिव या करंट फ्लो हो रहा है तो इसको ले लो, ये पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। अगर मान लो उल्टा होता, यहां पे पॉजिटिव होता तो हम यहां से स्टार्ट करते, है ना, ऐसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उस सेल से ले लो, तो ये सेल से E1 होगा, उसको पॉजिटिव लिया हमने। अब E2 क्या हो गया कि अब ऐसे आप जाते हो तो ये पॉजिटिव को ही टच होना चाहिए, पर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस हो गया, फिर आगे जाते हो तो ये पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये प्लस, वैसे, ठीक है। ये जो है ना आप ना यहाँ पे ये कन्वेंशन के हिसाब से भी अप्लाई करते हो, बट इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लो कि अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं ईएमएफ सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू ये 1 वोल्ट मिलेगा, माइनस 2 वोल्ट मिलेगा, प्लस 3 वोल्ट मिलेगा, तो क्या हो गया वैल्यू 314 माइनस 2 कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ओवरऑल सर्किट कितना एक्सपीरियंस करेगा, 2 वोल्ट एक्सपीरियंस करेगा। तो जो हमने यहां पे सिंप्लीफाई किया था कि ये जो ईएमएफ इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये आर इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी 4 ओम था, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कितना लिया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लिया है 2 ओम, करेक्ट। तो अब इसके हिसाब से अगर आप बढ़ोगे तो क्या हो गया फॉर्मूला वही, टोटल जो आर होगा मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई प्लस एक्सटर्नल की वैल्यू मतलब 6 ओम हो गया। तो जो करंट का वैल्यू था वो क्या था, टोटल ईएमएफ, है ना, टोटल ईएमएफ और इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कितनी मिलेगी इस केस में, इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और ये क्या होगा 6, कैंसिल होगा 1/3, 0.33 एम्पियर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जस्ट आपको लॉजिकली समझना है कि करना क्या है और क्यों करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। एज यू ऑल कैन सी नाउ वी आर गोइंग टू डू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। सो उसके पहले ना मैं सीरीज का एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ना सेम ईएमएफ अगर सीरीज में कनेक्टेड, यहाँ पे E1 E2 E3 EN तक दिया हुआ है, लेकिन आप समझो सबकी वैल्यू सेम है, तो ईच विल हैव अ ईएमएफ E। फॉर एग्जांपल ईच हैज ईएमएफ E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r होगा। तो जो रूल के हिसाब से हमने जो अब तक लर्न किया था, क्या था, क्या जो ईएमएफ इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, ये जो फर्स्ट ईएमएफ होगा, सेकेंड ईएमएफ होगा, अप टू व्हाट nth नंबर। तो अगर सभी ईएमएफ की वैल्यू सेम है और ये कब तक चले जा रहा है, n नंबर तक चला जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा ना उसका वैल्यू होगा NE, अगर ये ना सीरीज में कनेक्टेड होगा तो, ओके। सिमिलरली अगर आप ना R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वैसे ही वो भी क्या होगा, R1 R2 R3, ये पूरा nth नंबर तक जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट को हमें ना आगे यूज करना है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं। तो अब जो इक्विवेलेंट जो आपको ईएमएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो कितने टाइम आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया वो, लाइक ना 5 आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया तो क्या होगा 5 इंटू ई होगा। अगर आपने 10 टाइम किया होगा तो 10 इंटू ई होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी वैसे ही होगा, जितने टाइम आपने उसको सीरीज में ऐड किया है इंटू द वैल्यू ऑफ 1 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं पैरेलल पे। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें ना ये जो टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमने यहाँ देखा हुआ है, ठीक है। सो
पैरेलल का क्या रूल होता है, हाउ डू वी डिसाइड कि ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड टू अ पॉइंट एंड सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स, तो वो क्या कंसिडर करेंगे, हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। तो लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल बी को कनेक्टेड है, सेकंड का भी नेगेटिव टर्मिनल बी को कनेक्टेड है, मींस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अब अगर सेल के हिसाब से लेते हो तो करंट फ्लो होगा, E1 से करंट फ्लो होगा, तो आप इमेजिन करो इसमें से करंट जो फ्लो होगा वो I1 होगा। जितना करंट इसमें से रिलीज हो रहा है उतना ही करंट क्या करेगा, उसको अप्रोच करेगा। सेम राइट है यहाँ पे E2 से कितना करंट रिलीज हो रहा है, I2, हमने इमेजिन किया यहाँ पे क्या होगा, करंट ये हो गया, I2 अप्रोच करेगा। तो अजम्पशन ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो गया, आपको टोटल करंट I देंगे। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये ऐड होकर I मिलेगा, ये हम ना किरचॉफ्स लॉ जब भी करेंगे तभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे होता है क्या होता है। तो अब वही सेम चीज यहाँ होगा, यहाँ पे भी करंट एंटर हो गया, I करंट एंटर हो रहा होगा और इस तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको टर्मिनल वोल्टेज लेना है, किसके लिए, फर्स्ट ब्रांच के लिए टर्मिनल वोल्टेज लेना है, सेकेंड ब्रांच के लिए। तो उससे पहले आप इमेजिन करते हो कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल उसको आप ले लो V। सो आप लिखोगे लेट वी ए बी इज इक्वल टू क्या है, V है, ये आपने इमेजिन किया। ठीक है, तो अगर आपको ना ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस वन। एज यू कैन सी ना, ये सेम क्वेश्चन ही देख लो ना, वी ए है, जहां पे ए है वहां पे ए है, फिर ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल को वो पॉइंट जा रहा है, करंट राइट में लेफ्ट में जा रहा होगा, फिर नेगेटिव टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्टेड है, फिर ये पॉइंट बी को जा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया कि ये वी ए बी का वैल्यू या वी का वैल्यू क्या होगा, ये वी ए माइनस वी बी है, इक्वल टू ये ईएमएफ है माइनस ये जो करंट इसमें से फ्लो रहा है इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको यूज करना तो यू कैन सी, आप वीडियो रिवर्स करके एक बार देख लेना कैसे करना है ना, क्योंकि हम वो चीजों को वापस से रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। तो अब हम डायरेक्टली टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर करते हैं फर्स्ट ब्रांच के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ब्रांच, तो फॉर फर्स्ट ब्रांच, तो फर्स्ट ब्रांच के लिए अगर आप टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहे हो तो क्या हो गया कि टर्मिनल वोल्टेज V है, बट वो कोर्स किसके बीच में है, V A B के बीच में है ना, पोटेंशियल B का है, तो V A माइनस V B है ना। ये पॉइंट्स हमको बाद में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझने के हिसाब से हमने ले लिया कि उस टर्म में आप इसको रेट कर सको। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है इस ब्रांच में, ईएमएफ की वैल्यू है E1, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट I1, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, यहां पे क्या होगा माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें अरेंज करना, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि सीरीज में क्या था, वी ए बी का जो टर्मिनल वोल्टेज था, बी से सी का जो टर्मिनल वोल्टेज था, उनको ऐड करते तो फर्स्ट से लास्ट वाले के बीच का टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल जाता। वैसे यहां पे क्या होगा, I1 I2 को ऐड करोगे तो आपको I मिलेगा। तो हमारा मेन टास्क क्या है, हमको यहां से ऑप्टेन करना है I1 इज आवर मेन टास्क टू ऑप्टेन। तो अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे फोकस करते हैं और इससे हम I1 ऑप्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करोगे, I1 R1 इधर आ जाएगा, सो I1 R1 विल कम दिस साइड, ठीक है, E1 वहीं पे रहेगा और क्या होगा, V विल गो दैट साइड। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन में चेंज कर देता हूं क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहां पे क्या कहते हैं, R1 को मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए कितना करंट होगा इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल, वो आपको पता चल गया। अब कौन से ब्रांच के लिए लेंगे, फॉर सेकेंड ब्रांच। तो सेकेंड ब्रांच के लिए अगर आप ले रहे हो तो क्राइटेरिया क्या होगा, वापस से सेम चीज देख लो आप। सेकेंड ब्रांच के लिए वापस से जो पोटेंशियल होगा ना बिटवीन ए एंड बी के बीच में ये ना सेकेंड ब्रांच भी, तो ये क्या होगा, वी ए बी ही रहेगा, विच कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी। लेकिन अब ना उस रूल के साथ आते हो, तो ईएमएफ इसका क्या है, वो E2 है, करंट क्या होगा उस ब्रांच में, सेकेंड ब्रांच में I2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये माइनस। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट लेना नहीं है। तो सिमिलरली जब आप I2 को अरेंज करोगे ना, I2 R2 को इधर लेके आते हो, तो I2 हमने यहां पे ले लिया, R2 भी यहां पे होगा, फिर क्या होगा, ये E2 माइनस V है ना, E2 माइनस V अपॉन यहां पे जो R2 है, यहां से क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, देन यू विल गेट इक्वेशन नंबर 2। बट एक्चुअल में क्या है, सिंस टोटल करंट क्या है, I1 प्लस I2, विच इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 है। तो अभी हमें क्या करना, हम अभी पुट करेंगे किसकी वैल्यू को, I1 और I2 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, कहां से, 1 और 2 से। ठीक है, तो अभी हम यहां मेंशन करते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 1
and equation number 2 in equation number 3 and what do we get? तो देखो I का वैल्यू तो I होगा, but what's the value for I1? I1 का वैल्यू हमको क्या मिला है? EMF 1 माइनस V अपॉन क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस EMF 2 अपॉन R2 माइनस EMF 2 माइनस V अपॉन R2। अब क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये इंडिविजुअली अगर लोगे तो E1 अपॉन R1 होगा माइनस V अपॉन क्या होगा ये R1 होगा, ये क्या होगा प्लस E2 अपॉन R2 होगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस V अपॉन R2 होगा। गॉट इट? अब EMF वाले टर्म को एक साथ में ले लो, तो EMF वाला टर्म ये दो टर्म्स एक साथ में होंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो आप, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, तो वैल्यूज बच गए हैं, यहां पे V माइनस के साथ में क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो माइनस और V को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे बचा 1 अपॉन R1, आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहां पे प्लस साइन आएगा, तो 1 अपॉन R2। ठीक है, अब अगर चाहिए तो इसको इंटरनली आप सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे एलसीएम अंदर ही ले लो, तो एलसीएम अगर अंदर लोगे तो क्या होगा E1 इंटू क्या होगा ये R2 हो जाएगा प्लस ये है ना डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होगा देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा E2 इंटू R1। ठीक है, सेम चीज आप वहां पे भी कर सकते हो, तो V इन ब्रैकेट ये क्या होगा एलसीएम ले लिया हमने R1 इंटू R2, ये क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, तो R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने लिखा R1 प्लस R2, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर ले लो आप इसको 4th। ठीक है, अब हमें ना उन कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जस्ट हमें ना ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ये क्या है ना, जो नॉर्मल क्राइटेरिया है कि अगर आपको याद होगा तो हम जो मेजर कर सकते हैं वो क्या, वो है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज है ना, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है V। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है V, तो इस इक्वेशन को टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू के टर्म में कन्वर्ट करना, तो वेयर इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे है ना, तो मुझे सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा मेजर करके क्या मिलेगा वो देखना, तो मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूंगा, तो क्या होगा ये वैल्यू उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपको मिला V, फिर ब्रैकेट में क्या है वो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या होगा R1 प्लस R2 अपॉन क्या ये R1 इंटू R2, फिर क्या हो गया ये जो ये ब्रैकेट वाला क्या है E1 इंटू R2 प्लस क्या है E2 इंटू R1, करेक्ट ना, अपॉन क्या होगा यहाँ पे R1 प्लस R2 होगा, गॉट इट, सॉरी R1 इंटू R2 होगा, R1 इंटू R2 ये लिखा। अब ये पूरी वैल्यू उधर गया तो वो प्लस हो गया और वो I यहां पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस होगा, बट हमको एक्चुअल में क्या निकालना, हमको तो निकालना सिर्फ V की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या करना है ये पूरी वैल्यूज को आप इस साइड लेके आ जाओ, या दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है ना कि इसका कोई इनवर्ट वैल्यू उसको आपने मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लाइक आप R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, या अगर ये उधर जाएगा तो क्या होगा, व्हाट्स द वैल्यू फॉर V, जो V का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहां पे आपको मिला है E1 इंटू R2 प्लस क्या मिला है E2 इंटू R1 ब्रैकेट क्लोज दिस अपॉन R1 इंटू R2, ये जो वैल्यूज है इन्वर्ट होंगे, ये इधर पे आएगा तो इन्वर्ट होगा ना, ये एक्चुअली दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा इन्वर्ट होके R1 इंटू R2 होगा अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, इट इज इन द ब्रैकेट, माइनस ये I है, I के साथ में भी वैसा ही कंडीशन, ये होगा R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा ये R1 प्लस R2। ओके, अब यहां पे क्या हो गया ये कैंसिलेशन हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा वैल्यू V इज इक्वल टू वी आर गेटिंग इट एज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 दिस ब्रैकेट क्लोज माइनस I, और ये क्या हो गया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको अगर लेना है तो ये ले लो इक्वेशन नंबर 5। ये तो हो गया, इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ना इस सर्किट में आपने E1 E2 को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल ले लिया इन सच अ वे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वल होगा, उसका ईएमएफ भी इन दोनों के ईएमएफ का इक्वल होगा, और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा, सो कैपिटल आई। तो यहां पे जो ईएमएफ मिला है वो हो गया इक्विवेलेंट, मतलब E1 E2 का जो भी डिमांड होगा उसको फुलफिल करेगा, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो डिमांड होगा ये उसको फुलफिल करेगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है,
सो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से क्या होगा, तो ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल हमने क्या लिया है, V लिया हुआ है, तो वापस से वो भी होगा V होगा, दैट इज व्हाट V A B होगा, और यू कैन से V A माइनस V B होगा। सो क्राइटेरिया वही हो गया ना जैसा हमने यहां पे लिया था कि क्या लेना, EMF लेना माइनस I इंटू R। EMF की वैल्यू क्या होगा E इक्विवेलेंट माइनस करंट का वैल्यू क्या होगा, I होगा टोटल करंट, इनटू क्या होगा ये R इक्विवेलेंट होगा। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 6। अब आप कंपेयर करो, तो जहां पे B की वैल्यू वहां पे V का वैल्यू है, करेक्ट, और E इक्विवेलेंट की जगह पे क्या ये वैल्यू है, तो आपको क्या मिल रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये होगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये होगा E इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब हम R इक्विवेलेंट को देखते हैं, जहां पे I है वहां पे I है, बट R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या है, R इक्विवेलेंट की जगह हमको मिल रहा है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया E इक्विवेलेंट का और R इक्विवेलेंट का। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके, अगर मान लो इनका रेशियो ले लो आप, रेशियो अगर आपको देना है तो इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दो, जिसको यू गिव एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस को यू गिव एज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो मैं यहां पे देख लेते हैं। सो अगर आप डिवाइड कर देते हो, किसको डिवाइड कर देते हो, 7 को अगर आप 8 से डिवाइड कर देते हो, फिर डिवाइड 7th इक्वेशन बाय 8, 7th इक्वेशन को हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट मिलेगा, इक्वल टू वो क्या हो गया, ये E1 है, R2 है, प्लस क्या है E2 है और ये R1 है, अपॉन क्या है ये R1 प्लस R2 है। तो जब वो R इक्विवेलेंट से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू इक्वल होगा ना R इक्विवेलेंट का, क्या है R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, तो वो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 इंटू R2, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन क्या हो जाएगा ये R1 इंटू R2। सो इफ यू विल टेक इट इंडिविजुअली, अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो यहां होगा इसका R2, इस वाले का पार्ट का R2 इसके R2 से कैंसिल होगा, इसका R1 से, तो क्या होगा ये E1 अपॉन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा E2 अपॉन R2 हो जाएगा। गॉट इट। तो ये इसको अगर लेना है तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 9, क्योंकि एक और चीज है जो मुझे इंट्रोड्यूस करना है इस केस में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो रेजिस्टेंस होता है ना कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर R1 R2 पैरेलल में है, R1 एंड R2 पैरेलल में है, तो क्या हो गया ये R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो गया R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल टू RP। तो जनरल फॉर्मूला होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, तो उसी हिसाब से आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 10। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, बट ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करना है आपको, आप ना इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड 9th इक्वेशन बाय 10th इक्वेशन, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, यहां पे ये E इक्विवेलेंट है अपॉन R इक्विवेलेंट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के साथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या है, ये है E1 अपॉन R1 है, प्लस ये क्या है E2 अपॉन R2 है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहां पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये किसका होगा वैल्यू, E इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट का दो फॉर्मूला होगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। आप यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा टास्क था, इसको R1 R2 से डिवाइड करो, इसको भी R1 R2 से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी R1 R2 से डिवाइड करो, तो क्या होता था, यहां पे R1 R2 से तो ये E1 अपॉन R1 होता है, E2 अपॉन R2 होता है, ये R1 अपॉन R2, ये 1 अपॉन R2 होता है, ये 1 अपॉन R1 होता, तो क्राइटेरिया वही। गॉट इट। सो अब मैं एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछा है
कि आपको E इक्विवेलेंट निकालना है, बट कितने के लिए? n नंबर ऑफ सेल्स के लिए निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हम कई जगह पे यूज करेंगे। पहले तो हम यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैं ये लास्ट वाले पार्ट को रब नहीं करता हूं, लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है हमें, एंड वी विल सिंप्लीफाई वन और टू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट, जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिले कि ना क्या चीजें चल रही है और क्यों हम ऐसे ले गए कंडीशंस को। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मान लो ना कि ईएमएफ की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, सेम है डिफरेंट है क्या है वो भी हम देखेंगे। मान लो यहाँ पे ना वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है कितना है कि ये वैल्यू ना 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या दिया है इन्होंने 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है ना। और यहाँ पे जो आई का वैल्यू है, समझो कि ये वैल्यू भी ना 3 ओम, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, मान लो 3 ओम है। जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये वो, उस हिसाब से नहीं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों निकालना। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का। एक तो फॉर्मूला क्या था, वो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो पहले इससे देख लेते हैं, E1 का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट है, R2 का वैल्यू कितना है, 3 ओम है, E2 का वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट है, और R1 का वैल्यू कितना है, 3 ओम है, डिवाइडेड बाय, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है वो एडिशन लेना क्या, 3 प्लस 3, तो टोटल वैल्यू होगा 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस कितना हो गया, ये 9 हो गया, अपन क्या हो गया, ये 6 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया 27 अपॉन 6, तो 3 3 जा एंड 3 9 जा, 3 2 जा, सॉरी एंड 3 9 जा, तो ये क्या होगा 4.5 वोल्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू। एक तो ये मेथड हो गया, और जो दूसरा इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू है क्या है, वो दूसरा फॉर्मूला और वाला कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज नथिंग बट ये क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस क्या है, E2 अपॉन R2 अपॉन, है ना, ये जो फॉर्मूला दिया है इन्होंने, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ना। मैं एक काम करता हूं, इसी फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं, यहाँ पे मैं उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, इक्विवेलेंट, तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 का वैल्यू है 6 वोल्ट, R1 का वैल्यू कितना है 3 ओम, E2 का वैल्यू कितना है 3 वोल्ट, R2 का वैल्यू कितना है 3 ओम, अपॉन क्या 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, ये 3 हो गया, सिंप्लीफाई किया, 3 2 जा एंड 3 1 जा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 हो गया, ऊपर ये 2 हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस 3 ये 3 हो गया, अपॉन क्या हो गया, ये 2 अपॉन 3 ये वैल्यूज। तो अगर इसको ध्यान से देखते हो तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो आपको जो मिला है ईएमएफ इक्विवेलेंट, तो ये 3 हो गया इंटू ये इनवर्ट हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा ये पूरी वैल्यूज, तो ये हो गया 9 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4.5 ओम। देखो मैं काफी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसे मूव किया मैंने, ठीक है। जस्ट आई वांटेड टू शो कि आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये 2 के लिए काफी ठीक है, बट जब ये 3 होता है तो उस टाइम पे ये बेटर होगा। सो अब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के लिए क्या क्राइटेरिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के लिए अगर 2 है तो या आप नॉर्मली करना होगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो R1 का वैल्यू 3 है, R2 का वैल्यू भी 3 है, तो एलसीएम में क्या ये 2 अपॉन 3, वो ऐसे एक्चुअली हमने क्वेश्चन में थोड़ा बहुत किया हुआ है, ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 1.5 ओ, गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम ना डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हैं, डिफरेंट लेवल इन द सेंस कि मान लो कि अगर ना ईएमएफ की वैल्यू ना मोर देन 2 है, मतलब 2 सेल्स अगर हमने ज्यादा ले लिया है, या सेल्स आर मोर देन यू कैन से 2, तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो फॉर्मूला आपको ऐसे लगाना, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड डॉट डॉट, कहां तक चले जाओगे आप, जहां तक आपके पास सेल होगा, तो En अपॉन क्या हो गया Rn, एंड अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में आपको क्या वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस
1/R3 and you can go up to what 1/Rn। ये इक्विवेलेंट का हो गया। और R इक्विवेलेंट का क्या है 1/R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड यू कैन गो अप टू इंफिनिटी, जो भी जहां तक वैल्यूज लेना है आपको। गॉट इट। सो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं। तो ये मान लो ये सेम क्वेश्चन हमने लिया बट थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर देते। डायग्राम में ऑलमोस्ट सेम ले लेता हूं। तो जो करंट वगैरह की वैल्यू अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये यहाँ पे एक सेल मैंने और ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस से। अब आप इमेजिन करोगे ये जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल, या मान लो 4 मैंने ले लिया, 4 सेल्स, आई एम टेकिंग 4 सेल्स, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आप इमेजिन करोगे ना सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है। मैं जस्ट 4 इसलिए ले रहा हूं तो ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी मिले। आप अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू, इसको हमने कितना ले लिया है, ये है हमारा कितना 12 वोल्ट है, और ये कितना है, ये 8 वोल्ट है, और ये कितना है 16 वोल्ट है, और ये कितना है 4 वोल्ट है। तो इसको आपने EMF 1 ले लिया, इसको आपने EMF 2 ले लिया, एंड थर्ड वन को यू कैन टेक EMF 3, दिस इज व्हाट EMF 3, ये क्या होगा EMF 4 हो गया। तो फॉर्मूला सिंपल सा है कि अगर हमने 4 कंडीशन लिए हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये E1/R1 प्लस क्या हो गया, ये E2/R2 प्लस क्या हो गया, E3/R3 प्लस E4/R4 अपॉन, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसके बाद ना एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हो, बट हमारा मेन टास्क तो है कि ये जो पैरेलल में तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, दैट इज आवर मेन टास्क। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस केस में अगर सिंप्लीफाई करो तो E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 4 ओम। E2 का वैल्यू कितना है 8 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है R2 का वैल्यू। E3 का वैल्यू कितना है 16 वोल्ट, और R3 का वैल्यू कितना है 4 ओम। फिर उसके बाद E4 का वैल्यू कितना है 4 वोल्ट, और R4 की वैल्यू क्या है 4 ओम। तो ये क्या होगा 1/4, R1 1/R2 1/R3 एंड 1/R4। कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, ये क्या होगा 4 3 जा 4 2 जा 4 4 जा एंड 4 1 जा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 2 + 4 + 1 अपॉन, यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम में क्या है 4 है एंड न्यूमरेटर में ऐड करके 4 का कैंसिल होगा, वैल्यू 1 हो गई। तो क्या होगा 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2 5 हो गया, एंड +5 कितना होगा 10 वोल्ट। तो ये जो है ना इक्विवेलेंट जो इसका EMF होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट होगा। मान लो अगर मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, यहां पे क्या होगा, ये सर्किट होगा, ये हो गया E इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, और उसके बाद जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो चलो ठीक है R इक्विवेलेंट को कहां पे सॉल्व करेंगे, आजा यहां आगे सॉल्व कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट मतलब 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1/, मैं R1 R2 4 टाइम है ना, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। तो एलसीएम में 4 होगा, न्यूमरेटर में 4 होगा, कैंसिल का वैल्यू का 1 हो गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम हो जाएगा। यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे आप 1 ओम लिखोगे, ये आपका सर्किट हो गया। मान लो इसके साथ में इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होता तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसको उसके साथ में सीरीज फिर नॉर्मली जैसा आपने पिछले वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था वैसे आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, जैसा ना हमने ना सेल को रिवर्स कर दिया था पिछले वाले में, मान लो यहां पे भी अगर हमने सेल को रिवर्स कर दिया होता, अगर कर देंगे तो जैसे ये सेम क्वेश्चन ही है, तो इसमें हमने क्या किया ना, यहाँ पे देखो डायग्राम थोड़ा ना कंजस्टेड हो गया रहेगा, सॉरी फॉर दैट, बट आप जरा देख लेना कैसे करना। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये जो E2 सेल है ना इसको हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। तो क्या होगा E1 जहां से आप ले रहे हो वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव को कनेक्टेड, ये पॉजिटिव, बट ये क्या नेगेटिव को कनेक्टेड है। तो फॉर्मूले में क्या वेरिएशन होगा, यहां पे जहां पे E2 है वहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर वो माइनस हो गया तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिलेशन हुआ, तो ये क्या होगा 3 - 2 क्या होगा 1 हो गया, तो 4 + 1 + 1 क्या हो गया 6 हो गया। तो अब जो रिजल्ट इक्विवेलेंट EMF उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 वोल्ट होगी, अगर एक सेल का हमने डायरेक्शन क्या कर दिया है रिवर्स कर दिया है तो, ठीक है।
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस का देखोगे तो उसका क्राइटेरिया वही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इक्विवेलेंट ईएमएफ में फर्क पड़ता है अगर आपने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपने ना पिछले क्वेश्चन में मैं किया था पिछले वाले के लिए, वो क्या था कि अगर मान लो कि आइडेंटिकल सेल्स होंगे, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होंगे, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो उनके ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि समझने के हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूं कि फॉर एन कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, यहां पे एन आइडेंटिकल सेल्स इन इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐसे होगा, ठीक है। मैं यहीं पे चेंज करता हूं, तो ये क्या होगा, ई होगा अपन आर होगा, ई होगा अपन आर होगा, ई होगा अपन आर होगा, ये क्या होगा, ई अपन आर, जो उसका एलसीएम होगा ना वो क्या होगा, आर होगा। बट हाउ मेनी टाइम इट इज एडेड, एन टाइम एडेड, तो क्या हो जाएगा, ये एन ई हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखो जरा, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा ये वैल्यू अपॉन आर, ये ऐसे ना, करेक्ट। ये वैल्यू कितने टाइम ऐड होगा, ये डिनोमिनेटर में आर होगा, बट न्यूमरेटर में क्या होगा, ये 1 कितने टाइम ऐड होगा, एन टाइम, ऐसा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ईएमएफ ई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास ये सेल है, इसका ईएमएफ मैंने लिया है 5 वोल्ट और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो कि ना 2 ओम है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या ले लिया, ये 5 वोल्ट ले लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, 2 ओम है। और यहां पे मैंने एक और ले लिया, इसका वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2 ओम है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगा पता है, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू 5 ही रहेगा। मतलब अगर आइडेंटिकल सेल्स को आप कितने टाइम भी कनेक्ट करो पैरेलल में, उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो सेम होगा। अगर मैंने इसको 2 टाइम कनेक्ट किया होता तो भी ओवरऑल इक्विवेलेंट ईएमएफ, मान लो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ईएमएफ की वैल्यू होती है 5 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैंने थोड़ा यहां पे गड़बड़ कर दिया, सॉरी। ये सिर्फ ईएमएफ के लिए मैं बता रहा हूं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा, वो तो ईएमएफ मैंने कैलकुलेट किया ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या हो गया, ये जो वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, ये क्या है, एन टाइप आर है, बराबर, तो ये एन हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आर अपॉन एन। तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा बट इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाय एन हो जाएगा, बराबर, लेकिन जो ईएमएफ की वैल्यू वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आइडेंटिकल सेल्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो ये क्राइटेरिया होगा। और डिफरेंट सेल्स का आपने देखा ही है इसके पहले वाले में, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हमें ना क्या करना है कि इन चीजों को अब दूसरे कंडीशन में लेना है कि मान लो कि अगर आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में पैरेलल में तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, दैट वी नीड टू डिस्कस। अभी क्वेश्चन है कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब आइडेंटिकल सेल्स है, उसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, एन नंबर ऑफ टाइम तो हम लेते हैं, जैसे ना 5 टाइम कनेक्टेड होगा, 6 टाइम कनेक्टेड होगा, 7 टाइम कनेक्टेड होगा, तो हाउ विल यू गेट द मैक्सिमम करंट इन दैट केस। सो अगर आप यहां पे ध्यान देते हो तो कितने सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा पहले वो देखना। तो सीरीज का हमने ना बताया था अभी थोड़ी देर पहले किया था कि अगर एन आइडेंटिकल सेल्स है और ना सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल जो ईएमएफ होगा, तो यहां आपको बताना पड़ेगा ना टोटल ईएमएफ किसका, ऑफ एन सेल्स, और ये कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज। तो क्या होगा वैल्यू, वो हो जाएगा एक सेल का ईएमएफ ई है तो टोटल एन है तो क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सेम क्राइटेरिया, तो आप लिखोगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, ऑफ एन सेल्स, ऑफ एन सेल्स, कैसे है ये, इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस का भी वही क्राइटेरिया है, तो अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है तो टोटल एन है, सीरीज में कनेक्टेड है तो ये एन आर हो जाएगा। तो अब ये है इक्विवेलेंट सर्किट, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है
इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा एन ई हो जाएगा, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, एन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, जैसे भी रिप्रेजेंट करना वो टर्म में रिप्रेजेंट करो ऐसे। ठीक है, अब क्या हो गया, बट जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, फाइनली होगा, आप देखोगे ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस किसका, ऑफ सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, और करंट का क्या फॉर्मूला है, तो जो करंट होगा ना, करंट क्या होगा, ये होगा टोटल ईएमएफ, तो जो फाइनल ईएमएफ होगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या है, एन इंटू ई है, और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर। तो हमको करंट की वैल्यू मिल गई, आई इज इक्वल टू, ये मिल गया एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। अब मैक्सिमम करंट का कंडीशन हमें देखना है, मैक्सिमम करंट का कंडीशन। तो मैक्सिमम करंट के कंडीशन में हमें दो ऑप्शन लेने हैं। जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, आप ऐसा इमेजिन करते हो, यू आर इमेजिनिंग कि अगर मान लो ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N इंटू स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना, तो NR क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल e अपॉन क्या होगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ये क्या है, ये E क्या है, इट्स ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये है करंट थ्रू वन सेल, और ये क्या है, ये है करंट थ्रू ओके एन सेल्स, बराबर। अब दूसरा कंडीशन में लेके देख लेते हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है। तो दूसरे कंडीशन में अगर मान लो कि एन आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, आर होगा, तो आर को क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट करेंगे, तो आर नेग्लेक्टेड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू, सो ये एन ई होगा अपॉन क्या होगा, एन इंटू स्मॉल आर होगा, एन एन कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये ई अपॉन आर। तो ये क्या होगा, करंट थ्रू वन सेल। तो मतलब ना एक सेल से जो करंट फ्लो होगा ना उसकी वैल्यू आपको मिलेगी इस केस में। अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना नेग्लिजिबल होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, तो उस टाइम पे एक सेल जितना करंट देगा उसके इक्विवेलेंट ही करंट आपको सर्किट में मिलेगा। बट अगर मान लो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंसिडरेबल है, ये नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ना हर सेल्स के जो करंट है वो ऐड होकर मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। नाउ टॉपिक इज कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मैं जो फॉर्मेट है ना ऑलमोस्ट पहले वाला ही रखता हूं, आई विल नॉट चेंज मच। आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में कैसा हो गया कि ये फर्स्ट सेल हो गया, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, देन सेकंड सेल आल्सो सेम। इन दैट में हाउ मेनी सेल्स वी आर हैविंग, एम सेल्स। सीरीज में हमने एन सेल्स लिया है, पैरेलल में हम एम सेल्स लेंगे, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्टेड है। तो अगर आपको ना पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट याद होगा जो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, अगर आप वीडियो रिवर्स करके देखो तो यू विल कम टू नो कि अगर हमने इमेजिन किया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम ईएमएफ अगर कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट आपको जो ईएमएफ मिलता है उसकी वैल्यू ना एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो ये जो पूरे पार्ट में है, जैसा मैंने बताया था 5 वोल्ट वाला एग्जांपल दिया था, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो जो इक्विवेलेंट होगा वो 5 वोल्ट होगा। वैसे अगर ये ई है तो जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू होगी ई। यहां पे क्या होगा कि टोटल ईएमएफ ऑफ एम सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल में अगर सेम ईएमएफ कितनी बार भी कनेक्टेड होगा बट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि आपने स्टडी किया होगा ना, पोटेंशियल इन पैरेलल दिस ब्रांच विल रिमेन सेम। सो अब दूसरा लाते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर एम सेल्स इन पैरेलल। सो अगर ना एम रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो क्या होता है, सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितने टाइम वो पैरेलल में कनेक्टेड है उससे आप डिवाइड कर दो। तो लाइक अगर मेरे पास ना 4 ओम है,
4 ओम को मैंने 3 टाइम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या करना है, 4 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दैट्स अ रूल। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को आप कितने टाइम पैरेलल में कनेक्ट करते हो उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना। इफ यू आर एडिंग 5 टाइम देन r डिवाइड बाय 5, इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस मिल गया। तो यहां पे क्या होगा, हमने कितने टाइम पैरेलल में कनेक्ट किया, उसको m टाइम कनेक्ट किया है, तो इसके लिए क्या हो गया, आपको r बाय m मिलेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस का क्राइटेरिया, तो ये क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू था ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस r बाय m हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होगा r हो गया, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन m। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे स्मॉल m हो गया, ये वैल्यू का होगा m इंटू कैपिटल R प्लस क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, टोटल ईएमएफ की वैल्यू है E, और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, m कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, अपॉन क्या है, स्मॉल m। ये स्मॉल m न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू ईएमएफ अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये अमाउंट ऑफ करंट हो गया। तो जैसा मैं ना मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन लेना, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट के लिए निकालना है, तो क्या होगा, I का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, सो I का वैल्यू क्या गेटिंग है, ऐसा m e अपॉन क्या है हमारे पास, m कैपिटल R प्लस क्या है, स्मॉल r है। तो अब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो ना, 2 ब्रांच ले लिया हमने, तो फर्स्ट ब्रांच में क्या होगा कि आप इमेजिन करो कि m r का वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे नेग्लेक्टेड। स्मॉल r को अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, I का वैल्यू, सो I इज इक्वल टू ये m e हो गया अपॉन r की वैल्यू को स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर दिया तो m कैपिटल R हो गया, ये कैंसिलेशन, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल e अपॉन कैपिटल R। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, करंट थ्रू वन सेल, ये करंट थ्रू वन सेल। अब दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर हमने इमेजिन किया कि स्मॉल r का वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, m कैपिटल R, तो m कैपिटल R क्या हो गया, नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो गया, I इज इक्वल टू ये m हो गया कैपिटल E हो गया, m r को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा, स्मॉल r। तो उस रूल के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, E बाय R क्या है, E बाय R क्या है, ये है करंट थ्रू वन सेल, ये करंट मतलब एक सिंगल ईएमएफ हो गया ना, और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट थ्रू वन सेल, सो करंट थ्रू वन सेल या करंट थ्रू सिंगल सेल, चलो ठीक है वन सेल भी ले लो। और ये क्या हो गया, यहां पे ये I क्या हो गया, ये हो गया n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू वन सेल, वन सेल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या हो गया, n टाइम्स हो गया। तो अब इस केस में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी फार ग्रेटर, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फार ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब आपको ये कंडीशन मिलता है, तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, तो आपको ये कंडीशन लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर है कि मैक्सिमम करंट जब आइडेंटिकल सेल्स होंगे, लाइक ना 10 सेल्स है पैरेलल में कनेक्टेड है और आइडेंटिकल, तो ये फॉर्मूला लेना है। और प्रीवियस वाले में भी आपने चेक किया रहेगा, प्रीवियस वाले में क्या था, वो था n e अपॉन कैपिटल R, ठीक है, वो मैक्सिमम करंट था जब वो सीरीज में आप n आइडेंटिकल सेल्स को, लाइक 5 सेल्स है, 7 सेल्स है, 8 सेल्स है, 9 सेल्स है, 10 है, 12 है, 13, 14 है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, कि कितने नंबर्स को आप ना सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो अगर मिक्स्ड ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो अब क्या होगा ना, यहां पे वही कंडीशन है कि ये जो ईएमएफ की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सेम कंडीशन सब में होगा। तो अगर आप ना सीरीज में कंसिडर करते हैं ऐसे, तो सीरीज में अगर आप ऐसे कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये n सेल्स होंगे, और फिर वैसे जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में टोटल कितने सेल्स है वो देखना आपको, उसको लेना आपको m सेल्स। तो अब ना हम क्या करते हैं ना, मेन हमारा टास्क है डायग्राम को सिंप्लीफाई करना, डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम चीजों को इजीली ऑब्टेन कर पाएंगे। तो अब ये कंडीशन कैसा है कि मान लो पहले हम ना सीरीज वाले कंडीशन को सॉल्व करते हैं, मतलब ये पूरे ब्रांच को सॉल्व करोगे तो कितने सेल सीरीज में है, मतलब E सेल्स ना n टाइप सीरीज में है, तो ये पूरे सीरीज को सॉल्व करने का आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा NE। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, पहले के पहले वाले में,
एंड आर का वैल्यू का वैल्यू सिंप्लीफाइंग, तो आर टाइम इट इज इन सीरीज, तो क्या होगा एन टाइम इट इज इन सीरीज, तो क्या एन आर, तो सेम चीज यहां पे हो जाएगा, ये एन ई हो जाएगा, ये क्या होगा एन आर, ये क्या होगा एन ई हो जाएगा, ये क्या होगा एन आर हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारी चीजें इसमें पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या रूल होता है कि ईएमएफ का वैल्यू पैरेलल में जो इक्विवेलेंट का होगा वो क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे जो वैल्यू मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई हो जाएगा पूरा वैल्यू। बट व्हाट अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितने टाइम कनेक्टेड होगा उससे डिवाइड कर देना है, तो ये एन टाइम कनेक्टेड है तो क्या होगा एन से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट में, तो ये हो गया हमारा मेन सर्किट। तो मेन सर्किट के हिसाब से टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग का कितना ईएमएफ है हमारे पास, वो क्या है एन ई है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्या है एन आर अपॉन स्मॉल एम है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे इसको, अब यहां पे एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर आपने कर दिया, यहां पे आप एलसीएम ले लो तो क्या होगा ये एन आर प्लस एम कैपिटल आर अपॉन क्या होगा ये स्मॉल एम हो गया। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा टोटल करंट वाला फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वो हो गया एन ई हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, वो एन है, स्मॉल आर है, प्लस एम है, कैपिटल आर है, अपॉन क्या ये एम है, तो ये स्मॉल एम ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा एम एन ई अपॉन क्या होगा ये एम स्मॉल आर प्लस सॉरी एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर। ठीक है, अब में ये डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमारा टास्क है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने का, तो हम लोग उस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि I इज इक्वल टू, आई इज इक्वल हमको क्या मिला है, I इज इक्वल टू मिला है हमको M मिला है, N मिला है, E मिला है, अपॉन क्या मिला है स्मॉल n इंटू स्मॉल r अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल R। तो ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए ना जो ये n स्मॉल r प्लस m कैपिटल R है शुड बी मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब जो हम मेथड यूज करेंगे ना शायद ये थोड़ा नॉर्मल मेथड से थोड़ा डिफरेंट होगा इसकी वैल्यू ऑब्टेन करने का। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो गया, अब वो आपका टास्क है, तो ये एन आर हो गया प्लस क्या होगा ये एम कैपिटल आर हो गया। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर मान लो मेरे पास वैल्यू ए है तो मैं अगर इसको ए स्क्वायर लिखूं सो दैट कि ना ए का वैल्यू चेंज नहीं हो, तो इसको मैं रूट में लिख सकता हूं। तो व्हाट विल आई डू, मैंने इसको लिखा रूट के अंदर, तो क्या लिखा मैंने, ये एन स्मॉल आर है, इसको हमने क्या किया रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर प्लस दूसरी जो वैल्यू है ये क्या है अंडर रूट ऑफ एम कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये समझो कि ना ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे ही करके आपको कुछ ऐसा कंडीशन लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐसा होना चाहिए। तो अगर मान लो ये अंडर रूट एन आर ए होगा और एम आर बी होगा, तो क्या करते हैं हम लोग इसको दो पैटर्न में लेते हैं सो दैट की वैल्यू चेंज नहीं हो। तो क्या होगा स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ ये एम कैपिटल आर का होल स्क्वायर रूट में, फिर हम क्या लिया माइनस लेते हैं, माइनस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये सारी वैल्यू रूट में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा एम स्मॉल आर सॉरी स्मॉल एन आर। ठीक है, यानी तो आप अलग अलग रूट में ले लो, एन आर इंटू रूट एम कैपिटल आर, ये माइनस साइन के साथ में, फिर यहां पर मैं प्लस साइन के साथ में भी ले लिया, क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ एन स्मॉल आर अंडर रूट स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज कैंसिल होगी, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मतलब वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन पे, मतलब अभी भी उसका मतलब हो गया एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर, ये इक्वेशन का मतलब यही है, उसके आगे इक्वेशन का भी मतलब यही है। बट अगर मैं इनको एक साथ में लेता हूं तो व्हाट विल आई गेट, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्मॉल आर माइनस ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस
अंडर रूट ऑफ m कैपिटल R का होल स्क्वायर, और क्या है प्लस 2 अंडर रूट ऑफ n स्मॉल r एंड अंडर रूट ऑफ m कैपिटल R। तो अब हमारा फोकस ना इस वाले टर्म पे है। ये जो टर्म क्या है ये पता है, ये है स्क्वायर टर्म है, ठीक है। और जहां तक इन्होंने बताया ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम मैक्सिमम करंट के लिए। तो अब अगर ये मिनिमम है तो ये साइड की वैल्यूज भी मिनिमम होनी चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू भी क्या होगा, मिनिमम होगा, बराबर ना। तो अब यहां पे माइनस साइन है, तो जब भी दो चीजों का डिफरेंस आप निकालो दो वैल्यूज का, तो मिनिमम स्क्वायर वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, मतलब अगर आप स्क्वायर ले लो तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो जब आप स्क्वायर वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम जो पॉसिबल नंबर है वो है 0। तो अगर ये वैल्यू स्क्वायर में है, ये वैल्यू स्क्वायर में है, तो पॉसिबिलिटी है कि देयरफॉर ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ n, ये क्या हो गया स्मॉल r, ठीक है, माइनस क्या है अंडर रूट ऑफ m कैपिटल R, जो उसका होल स्क्वायर है ना ये 0 होगा। ये है मिनिमम वैल्यू, पॉसिबिलिटी इसके लिए क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप लेते हो, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो मिनिमम नंबर है स्क्वायर लेने के बाद वो है 0, उसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कंडीशन क्या होगा कि यहां पे स्क्वायर साइड में क्या, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ n स्मॉल r माइनस अंडर रूट ऑफ स्मॉल m कैपिटल R इक्वल टू 0। अब क्या होगा अंडर रूट ऑफ n स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m कैपिटल R। तो फाइनली क्या हो जाएगा वैल्यू, अच्छा ये स्मॉल r, ठीक है। सो अब ये क्या कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या होगा, रूट को आप हटा दें, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो n स्मॉल r इक्वल क्या होगा m कैपिटल R अपॉन क्या होगा ये सॉरी इक्वल हो गया है। फिर आपको क्या करना है, देयरफॉर ये जो है ना r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगा n स्मॉल r अपॉन क्या है कैपिटल M है। तो अगर आप ना नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस जो हमने लिया था यहां पे, तो हमको ये क्या मिला था इक्विवेलेंट ईएमएफ n ही मिला था मिक्स ग्रुपिंग का, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला था ना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, वो था n r अपॉन m था। और फिर हमने यहां क्या लिया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्या बोल रहे हैं कि जब r का वैल्यू ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब आपको सर्किट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आप ये मेंशन कर सकते हो ये पॉइंट को। सो फॉर मैक्सिमम करंट कभी फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कैपिटल R इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा n r अपॉन m के इक्वल होना चाहिए, तब आपको सर्किट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। सो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टॉपिक जो यहां पे फिनिश होता है। और इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो ट्राई करेंगे एक दो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपका फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।